Hello dear students, in this particular lecture we are going to talk about the fifth important part of the nucleus, that is called chromatin. We have already talked about the structure of the nucleus in detail. We have talked about the four important parts of the nucleus and we are left with only one part, that is called chromatin. Besides, we'll be giving you an idea about the chromosome and chromatid. क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन तीन टर्म्स को रिलेटेड. ये क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेट कंफ्यूज्ड विद दीज थ्री टर्म्स. ठीक है, तो पहले हम क्रोमैटिन की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम और क्रोमैटिड क्या होता है. ओके, चलिए फर्स्ट वी शैल बी डिस्कसिंग द chromatin. It is the last important part of the nucleus, fifth part of the nucleus. ठीक है, चलिए this chromatin was discovered by a scientist called Fleming. ये किसने डिस्कवर किया? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया. अब ये chromatin होता क्या है? Chromatin जो होता है, these are actually thread-like structures. These are thread-like structures containing DNA. So chromatin is nothing, these are actually thread-like structures containing DNA and this chromatin is present inside the nucleus. We all know about that. ठीक है, अब ये होते क्या है? thread-like structures. बिल्कुल धागा जैसे होता है वैसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना, और इस क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है? इस क्रोमैटिन के अंदर DNA, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है वो डीएनए होता है. ठीक है ना, एंड वी ऑल नो दैट कि न्यूक्लियस जो है, हम न्यूक्लियस की जब बात करते हैं तो हम डीएनए की ही बात करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डीएनए है. एंड डीएनए इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, एंड इट इज दिस डीएनए व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द होल सेल. ठीक है, चलिए अब कोई पूछेगा डीएनए कैसे होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, तो आप कहेंगे डीएनए जो होता है ये क्रोमैटिन फॉर्म में होता है. ठीक है ना, सो क्रोमैटिन इज नथिंग, दीज आर एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन डीएनए. और क्रोमैटिन नाम क्यों पड़ा है इसका? क्रोमैटिन का मतलब ही है कलर्ड मटेरियल. ठीक है ना, ये हम आगे जाके देखेंगे कि जो एक क्रोमैटिन होता है ये स्टेन भी पकड़ता है, ये कलर भी पकड़ता है, ये डाई भी पकड़ता है. दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस एज chromatin. So फिलहाल आप याद रखेंगे these are the thread-like structures present inside the nucleus and they contain DNA. लेकिन जब हम पूरी कंपोजिशन पे जाते हैं, when we talk about the composition of the chromatin, तो हम देखते हैं कि chromatin के अंदर जो होता है, इसके अंदर 31% DNA होता है, 36% इसमें होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, और इसी तरीके से इसमें होते हैं 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 5% इसमें होते हैं आरएनए. तो याद रखिएगा इस क्रोमैटिन के अंदर जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो 31% इज डीएनए, 36% हिस्टोन प्रोटीन्स, 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 5% इज आरएनए. बट यू गॉट टू रिमेंबर दैट दीज हिस्टोन प्रोटीन्स होते क्या हैं? दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एक्चुअली बेसिक प्रोटीन्स. These are actually basic proteins, and basic proteins we all know that basic proteins are made of basic amino acids. क्योंकि प्रोटीन्स तो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड्स का बना होगा तो वो बनाएगा बेसिक प्रोटीन्स. ठीक है ना, तो बेसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, अब न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स: H1, H2A, H2B, H3 and H4. So these are the 5 important types of basic proteins or histone proteins which are present in the chromatin. And chromatin में histone proteins कितना बनाते हैं? 36% हिस्सा बनाते हैं. ओके, चलिए अब दूसरा इसमें मैंने नाम लिया नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का, एंड वी ऑल नो दैट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें आते हैं एसिडिक एंड न्यूट्रल प्रोटीन्स. जैसे हमने यहां पे देखा बेसिक प्रोटीन्स बने होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स के, इसी तरीके से एसिडिक प्रोटीन्स बने होंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स के, एंड न्यूट्रल प्रोटीन्स विल बी मेड ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, एंड यू गॉट टू रिमेंबर दैट एसिडिक एंड न्यूट्रल प्रोटीन्स टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमैटिन का कितना हिस्सा बनाते हैं? 28%. और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इसमें 5% आरएनए भी प्रेजेंट होता
है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द क्रोमैटिन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, मेन जो इसमें कंपोजिशन है वो दो चीजें, एक है डीएनए, दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो जब हम ये डीएनए देखते हैं तो ये डीएनए इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के को क्या करता है, इन्हीं को सराउंड करता है, इन्हीं को कॉइल करता है, ठीक है ना। ये क्रोमैटिन जो होता है असल में ये होता है ऐसे, इस फॉर्म में, इट्स प्रेजेंट इन दिस फॉर्म लाइक, ठीक है ना। तो ये जो यहां पे आप देख रहे हैं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स को सराउंड कर रहा है क्या, ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं, दिस इज डीएनए, ठीक है ना। तो ये डीएनए किसको कर रहा है, कॉइल। ये डीएनए जो होता है ये कॉइल किसको कर रहा है, ये कॉइल कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स का, ठीक है ना। क्योंकि क्रोमैटिन में मैंने बताया इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब डीएनए जो है, डीएनए इज गेटिंग कॉइल्ड अराउंड द दिस हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। चलिए इसके बारे में आगे जाके और ज्यादा जिक्र आएगा, लेकिन फिलहाल आप एक कंपोजिशन इसमें याद रखेंगे, क्रोमैटिन की कंपोजिशन होती क्या है। इसके बाद जब हम क्रोमैटिन को देखते हैं, हाँ, जब हम यहां पे और एक पॉइंट आप ऐड करेंगे, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स आते हैं, तकरीबन होते हैं 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यहां पे हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तकरीबन 200 टाइप्स के होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। अब चलिए आगे चलते हैं हम। जब हम क्रोमैटिन को देखते हैं, जब हम क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं, ठीक है ना, जब हम क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं या डाई देते हैं इसको, तो क्रोमैटिन जो है इट रिवील्स 2 पार्ट्स। याद रखिएगा, जब हम क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं, डाई देते हैं, कलर देते हैं, तो इससे, इस स्टेन की वजह से इसमें 2 रीजन्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं लाइट रीजन, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं डार्क रीजन। याद रखिएगा, पूरा क्रोमैटिन सारा क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी में डीएनए है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है, आरएनए है, ठीक है ना। अब जब हम इसको क्रोमैटिन को कलर देते हैं, डाई देते हैं, स्टेन देते हैं, तो इसमें आपको 2 चीजें दिखाई देगी। एक तो लाइट रीजन दिखाई देगा। लाइट रीजन वो रीजन होगा, वो हिस्सा होगा जहां पर ये क्रोमैटिन जो है ये बहुत कम स्टेन पकड़ेगा, ठीक है ना। The part of the stain which will be taking the less stain, that will be called as the light region. और इस light region को हम नाम देते हैं यूक्रोमैटिन। याद रखिएगा, हम ऐसे भी टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन में भी बोलते हैं कि क्रोमैटिन 2 टाइप्स का होता है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है ना। तो क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो बिल्कुल लाइट रीजन होता है, जब हम इसको स्टेन देते हैं, दैट्स कॉल्ड यूक्रोमैटिन, ठीक है। अब डार्क रीजन जो होता है, डार्क रीजन वो हिस्सा होता है जो बहुत ज्यादा स्टेन पकड़ता है, जो बहुत ज्यादा डाई पकड़ता है, ठीक है ना। एंड दैट डार्क रीजन इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, ओके। So we can say that chromatin में 2 parts होते हैं, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin is the light region of the chromatin, while as heterochromatin is the dark region of the chromatin. Besides, you will remember that this euchromatin, it contains less coiled DNA. It contains less coiled DNA, while as heterochromatin or dark region, it contains हाईली कॉइल्ड डीएनए। यानी कि क्रोमैटिन का वो पार्ट जिसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, इसमें जो डीएनए होता है वो थोड़ा सा कम कॉइल्ड फॉर्म में होगा, वो ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में, जैसे मैंने यहां पे दिखाया कि ये डीएनए जो होता है ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन लाइट रीजन में, यूक्रोमैटिन में डीएनए ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन में जब आप देखते हैं डार्क रीजन में, तो यहां पे आपको डीएनए जो है ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा याद रखेंगे जो इन 2 पार्ट्स में क्रोमैटिन के, जो ये अब 2 पार्ट्स बन गए, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, इनमें एक होता है जेनेटिकली एक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहां पे कौन इनमें होता है जेनेटिकली एक्टिव और कौन होता है जेनेटिकली इनएक्टिव। चलिए, जो यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव।
ये अभी हम बात करेंगे कि जेनेटिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है, हेटेरोक्रोमैटिन, इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं कि क्रोमैटिन में दो पार्ट्स हैं, यूक्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव, हेटेरोक्रोमैटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव। व्हाट डज दिस मीन? जेनेटिकली एक्टिव का मतलब है कि यही यूक्रोमैटिन, वो पार्ट है क्रोमैटिन का, यही दिस विल टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, दिस विल टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। हाँ, और यही टेक पार्ट करेगा किसमें? रेप्लिकेशन में। चलिए, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे एमआरएनए को सिंथेसाइज करना हो, या चाहे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो, डीएनए की कॉपी बनानी हो, ठीक है ना, तो दोनों में इस क्रोमैटिन का कौन सा वाला पार्ट टेक पार्ट करेगा? याद रखिएगा, यूक्रोमैटिन करेगा टेक पार्ट। दैट्स द रीजन व्हाई वी से दैट यूक्रोमैटिन इज जेनेटिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। जेनेटिकली एक्टिव का मतलब क्या है? यही ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि एमआरएनए सिंथेसाइज करता है, और यही रेप्लिकेशन करता है, यही अपने आप को डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट कॉपी बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसमें याद रखेंगे। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस क्रोमैटिन इज दैट, अब पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन तो आपको आप क्लियर हो गया। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इसमें जेनेटिकली एक्टिव है, हेटेरोक्रोमैटिन इसमें जेनेटिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना। और दूसरा आपने याद रखा, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि इसमें हिस्टोन भी है, नॉन हिस्टोन भी है, आरएनए भी है, डीएनए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम आएंगे कि क्रोमैटिन किस तरीके से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है और क्रोमोसोम किस तरीके से क्रोमैटिन बनाता है। चलिए, विल बी गिविंग अ लिटिल आइडिया अबाउट दीज टू टर्म्स ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, या अगर हम बात करेंगे जो लाइफ ऑफ अ सेल, जो एक सेल की लाइफ होती है, ठीक है ना, जो एक सेल की लाइफ होती है उसमें दो फेजेस आते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरफेज। इन दो चीजों को समझने के लिए पहले आपको इस चीज से गुजरना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक तो होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज और माइटोटिक फेज, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये डिवाइड कर रही है, दो डॉटर सेल्स बना रही है, उसके बाद ये दो डॉटर सेल्स ग्रो कर रही हैं, उसके बाद बॉडी में कोई फंक्शन कर रही है, उसके बाद ये भी डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो इन दो सेल्स का जो अपना एक लाइफ साइकिल है, किस टाइम से लेकर जब ये इस पेरेंट सेल से बनी और किस टाइम तक जब ये खुद डिवाइड करेंगी, तो इस दौरान जो है इनका एक लाइफ साइकिल है, एक पैटर्न है लाइफ का, ठीक है ना। और इस दौरान ये दो फेजेस से गुजरती हैं, एक तो इंटरफेज, दूसरा एम फेज और माइटोटिक फेज, ठीक है ना। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज होता है वो फेज जिसमें ये अपने आप को सेल तैयार करती है, किसके लिए? डिवीजन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे इस सेल को भी डिवाइड होना है, इसको भी नई सेल्स बनानी है, लेकिन नई सेल्स बनाने के लिए पहले इसको अपने आप को तैयार करना है, ठीक है ना। सो दिस इंटरफेज इट इज द प्रेपरेटरी फेज फॉर द सेल। इस फेज के दौरान सेल जो है ये डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करेगा, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करेगा, आरएनए बनाएगा, एनर्जी स्टोर करेगा, और उसके बाद एम फेज के दौरान ये क्या करेगा? एम फेज के दौरान ये करेगा खुद को डिवाइड। ओके, चलिए, लेकिन आप याद रखिएगा, जब एक सेल इंटरफेज में होती है, किस में होती है? इंटरफेज में। और इंटरफेज के दौरान जो इस सेल का न्यूक्लियस होता है जो इस सेल का न्यूक्लियस होता है, इसमें जो क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है, ऐसे होता है थ्रेड लाइक, ठीक है ना। और थ्रेड लाइक भी होता है, लेकिन अंदर से कॉइलर फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। ये होता है लॉन्ग, मैं ऐसे लिखूंगा, ड्यूरिंग द इंटरफेस द क्रोमैटिन इज एक्चुअली long, thin and thread like, ठीक है ना। ये क्या होता है? long, thin and thread like होता है, ठीक है ना। और इंटरफेस के दौरान ही क्या होता है? इस क्रोमैटिन में जो डीएनए होता है, या हम कहेंगे सिंपली अब क्रोमैटिन तो खुद ही डीएनए का बना है, ठीक है ना। तो अब आप याद रखेंगे कि इंटरफेस के दौरान ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि
जो ये डीएनए होता है इस क्रोमैटिन के अंदर वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। बात समझ आ रही है आपको? तो आप याद रखेंगे जो सेल का इंटरफेस होता है, इसी इंटरफेस के दौरान जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो बिल्कुल लंबे होते हैं, पतले होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और इसी के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है। ठीक है ना? यानी कि अगर अभी तक इस सेल के अंदर 10 ग्राम डीएनए था, ठीक है ना, तो रेप्लिकेशन के बाद कितना बनेगा? वो 20 ग्राम्स ऑफ डीएनए बनेगा। ये रेप्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि आगे इस सेल को डिवाइड करना है और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दो डॉटर सेल्स में इस डीएनए को। तो ये एक को देगा 10 ग्राम, दूसरे को देगा 10 ग्राम। ठीक है ना? हाँ, अब चलिए हमें असल में पहुंचना है किस पे? क्रोमोसोम पे। ठीक है ना? ये क्रोमोसोम कैसे बनता है? चलिए, अब इंटरफेस में तो आपने याद रखा कि क्रोमैटिन इज लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक, एंड बिसाइड्स दैट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इंटरफेस में एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं एस फेज। उसी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जो हम सेल साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप यहां पे याद रखेंगे कि जो ही ये सेल इंटरफेस के दौरान किस में आएगी? एम फेज में। ठीक है ना? एम फेज में क्या होगा? एम फेज में जो एक क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। This chromatin will undergo condensation during the M phase. M phase में पहला ही फेज है M phase में तो दो फेज हैं। एक तो वो फेज जिसमें कैरियोकाइनेस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। दूसरा जिसमें साइटोकाइनेस, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। लेकिन जो कैरियोकाइनेस का पहला फेज है प्रोफेज, उस प्रोफेज में क्या होता है कि जो एक क्रोमैटिन होता है ये कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब है इसमें वाटर लॉस हो जाता है। जब वाटर लॉस हो गया, अभी तक ये था लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक। ठीक है ना? मान लीजिए अभी तक ये था ऐसे लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक। ठीक है ना? लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है, दिस बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। याद रखिएगा, आफ्टर कंडेंसेशन मैं बता रहा हूं, इंटरफेस के दौरान ये लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक था, लेकिन जो ये एम फेज में आ गया, एम फेज में क्या हो गया? एम फेज में ये क्रोमैटिन जो है इसकी कंडेंसेशन हो गई, इसने वाटर लॉस किया। जैसे हम किसी पानी के बाल्टी में किसी कपड़े को भिगोते हैं तो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। ठीक है ना? और जो ही हम उससे पानी निचोड़ देते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। बिल्कुल यही यहां पे ऐसे होता है। ये क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस होता है, वाटर लॉस हो गया तो ये बन जाता है शॉर्ट एंड थिक। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को आप क्रोमैटिन नहीं कहेंगे। नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, this will be called as chromosome. So chromosome is nothing, it is the condensed form of chromatin. ठीक है ना? ये क्या है? Condensed form of chromatin. तो chromatin has undergone condensation and it has resulted in the formation of a short and thick structure which we call as chromosome. Okay? Which we call as chromosome. चलिए, अब क्रोमोसोम जो है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है। ठीक है ना? अब क्रोमोसोम को क्या होता है? जब क्रोमोसोम जब डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हुई होती है किसमें? इंटरफेस के दौरान ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अब इसी दौरान जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रोमैटिन थिन थ्रेड लाइक, इसको वहीं पे एक दूसरी कॉपी बनी हुई होती है। लेकिन ये इसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये कॉइलर फॉर्म में होता है। ठीक है ना? इसकी ये दूसरी, दिस इज वन कॉपी, दिस इज सेकंड कॉपी। तो पहले तो ये कॉपी थी, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन हुई, इसने अपना कॉपी बनाया, ये दूसरा वाला कॉपी बनाया, लेकिन इसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि अभी तक जो ये स्ट्रक्चर ये अभी एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है ना? हाँ, चलिए मैंने यहां पर सिर्फ इस पहले वाले क्रोमैटिन को यहां पे दिखाया, ये क्रोमोसोम। ठीक है ना? लेकिन ये दूसरा वाला जो है इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसको। तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा जो है, दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन। ठीक है? दिस इज रेप्लिकेटेड डीएनए। अब ये किस फॉर्म में आएगा? अब ये क्रोमोसोम फॉर्म में आएगा। ठीक है ना? दिस इज द क्रोमोसोम। लेकिन यहां पे आप याद रखेंगे, ये क्रोमोसोम जो है, this chromosome is in diad form. This chromosome is in, ये किस फॉर्म है? डायड फॉर्म। अब आप कहेंगे सर डायड फॉर्म क्या हो गया? ठीक है ना? याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम जो है, जो आप इसके ये दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड। जो यहां पे हमने लिखा ना क्रोमैटिड, क्रोमैटिड क्या होता है? ये मान लीजिए यहां पे एक इसकी जो कॉपी हुई होती है
इस क्रोमोसोम की, मान लीजिए उसी का एक आर्म यहां से आप जो दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड। इसका मतलब ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड होता है, ठीक है ना। अगर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हैं, देन दिस क्रोमोसोम विल बी इन द डायड फॉर्म, दिस क्रोमोसोम विल बी इन द डायड फॉर्म, ठीक है ना। अब अगर क्रोमोसोम को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है ना, क्या हम इसको क्रोमैटिड कहेंगे? नहीं, हम इसको कहेंगे क्रोमोसोम बट इन मोनड फॉर्म। याद रखिएगा, दिस इज क्रोमोसोम इन मोनड फॉर्म, दिस इज क्रोमोसोम इन डायड फॉर्म। क्योंकि जो क्रोमोसोम डायड फॉर्म में होता है इसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम मोनड फॉर्म में होता है इसमें एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखेंगे, जो क्रोमैटिड होता है, क्रोमैटिड किसका हिस्सा होता है? क्रोमैटिड क्रोमोसोम का हिस्सा होता है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से बनता है। जब क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंसेशन के बाद वो वाटर लॉस करता है और वो बन जाता है शॉर्ट एंड थिक, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। दिस टर्म, दिस क्रोमोसोम देन फॉर्म्स द, जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देता है क्रोमैटिड, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स कैन बी इन मोनोड फॉर्म, इट कैन बी इन डायड फॉर्म। Chromosome in monoid form will contain a single chromatid. This is one chromatid of one chromosome. This is chromatid of a monoid chromosome. But this is the chromosome in diad form. Chromosome in diad form contain how many chromatids? 2 chromatids. Okay. Hope you have understood this concept of chromatin, chromosome, and chromatid. We will be meeting in the next lecture with some new topic. Till then, thank you very much.